अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने वीडियो लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट किया था और आपको लेक्चर्स मिलते रहे, लेकिन दरमियान में कुछ मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर्स नहीं अपलोड कर सका। तो इंशाल्लाह आज से आपके लिए डेली बेसिस पर लेक्चर अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चले आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कोलिजन से। कोलिजन हम किसे कहते हैं? देखें स्टूडेंट्स, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1, एक का मास m2, और क्या होता है कि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरएक्ट, और इस दौरान ये पहला मास दूसरे पर फोर्स लगाता है और दूसरा मास पहले पर फोर्स अप्लाई करता है। यानी पहले ने दूसरे पे फोर्स अप्लाई किया और दूसरे ने पहले पर फोर्स अप्लाई किया। तो ये इवेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इस इवेंट को हम कहते हैं कोलिजन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे एन इवेंट इन विच टू or more than two bodies interact and exert force on one another। इस इवेंट को आप कहते हैं कोलिजन। यानी कोलिजन में क्या होगा कि बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। देखें स्टूडेंट्स, कोलिजन के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आता है इलास्टिक कोलिजन। अब स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन क्या है? देखें, इलास्टिक कोलिजन हम ऐसे कोलिजन को कहते हैं जिसमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी आप ऐसे समझें कि m1 v1 इसका मोमेंटम है, m2 v2 इसका मोमेंटम है, और ये बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन फिर क्या होता है कि ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। m1 v1 डैश इसको कर देते हैं, m2 v2 डैश इसको कर देते हैं पहचान के लिए। अब ये जो है ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन। अब जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन हम ऐसे कोलिजन को कहते हैं जिसमें टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद कॉन्जर्व रहे, कांस्टेंट रहे। या आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी इसकी बन जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसकी बन जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिमिलरली इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर और इसकी हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर बन जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। और इसकी पहचान ये है कि इसमें हमेशा जो बॉडीज हैं
वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कोलिजन के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। इट मींस कि इनकी जो एनर्जी है वो कंजर्व है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे दैट कोलिजन in which total momentum and total kinetic energy remain constant या conserve। तो आप इसका मैथमेटिक्स कैसे बनाएंगे? देखें, m1v1 m2v2 ये हो गया आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इन दोनों को जमा कर दें, और m1v1 डैश m2v2 डैश ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये तो हो गई जी कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए मोमेंटम की इक्वेशन। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व है, यानी हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश स्क्वायर हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। और इसकी पहचान याद रखें स्टूडेंट्स के इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। दूसरी टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा? देखें, इसमें ये होगा कि इसमें फॉर एग्जांपल एक ट्रक में ले लेता हूं m1v1 और एक कार ले लेता हूं m2v2। अब क्या होता है कि ये आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, m1 m2 ऐड हो गए, v1 v2 भी ऐड हो गए। अब ये कंबाइनली मूव करेंगे। क्यों कंबाइनली मूव करेंगे? क्योंकि कार ने लेट सपोज अपनी एनर्जी लूज कर दी और वो ट्रक पर डिपेंडेंट हो गया। तो इन इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है, और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट टकराने के बाद कंबाइनली मूव करते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे दैट कोलिजन in which total momentum remains constant but total kinetic energy does not remain constant। अब इसमें अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो मोमेंटम के लिए आप यही इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो आप इसको नॉट इक्वल करेंगे, ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो कोलिजन में आपको दो किस्म के कोलिजन देखने को मिलेंगे, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स इसको आप गौर से समझ लें और इसको सीखने की कोशिश करें। फर्क इनमें ये होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट टकराने के बाद सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर टकराने के बाद कंबाइनली मूव करेंगे, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, कंजर्व नहीं रहती, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, सेम रहती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। देखें ये ला हमें क्या बताता है, ये ला हमें ये बताता है कि टोटल को मोमेंटम कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद ये हमेशा कंजर्व रहता है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे टोटल मोमेंटम of a system always remain always remain always remain conserve या कांस्टेंट। यानी जो आपके पास सिस्टम है इसमें टोटल मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद कंजर्व रहेगा। यानी आप इसका फार्मूला जो यूज करेंगे वो होगा m1v1 m2v2 m1v1 डैश m2v2 डैश। अच्छा, अगर हम इसे प्रूफ करें तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। देखें जब ये आपस में टकराते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो ये पहला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा। यानी 1 ने 2 पे फोर्स अप्लाई किया, और जब 1 ने 2 पे फोर्स अप्लाई किया तो उसने क्या किया, उसने 2 के मोमेंटम को चेंज किया। यानी जब ये उस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके मोमेंटम को चेंज कर देगा। सिमिलरली जब ये आपस में टकराएंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा स्टूडेंट्स, तो ये इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। यानी कि 2 ने 1 पे फोर्स अप्लाई किया और 1 के मोमेंटम को चेंज किया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 1 ने 2 पे फोर्स अप्लाई किया उससे 2 का मोमेंटम चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी फोर्स ने क्या किया, 2 के मोमेंटम को चेंज किया। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका फाइनल है और ये इनिशियल, इसी तरह ये फाइनल और ये इनिशियल। यानी टकराने के बाद फाइनल, टकराने से पहले इनिशियल। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो ये बनेगी 2 का फाइनल मोमेंटम m2v2 डैश और 2 का इनिशियल मोमेंटम m2v2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसको आप बना लें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह देखें 2 ने 1 पे फोर्स अप्लाई किया तो उसने 1 के मोमेंटम को चेंज किया। अब 1 का मोमेंटम जो चेंज हुआ उसका मतलब ये है कि 1 का फाइनल, तो 1 का फाइनल तो डैश वाला है टकराने के बाद, और 1 का इनिशियल टकराने से पहले वाला, और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि जो 1 2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और 2 1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये बराबर होंगे लेकिन साइन चेंज होगा। ये नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा m2v2 डैश माइनस m2v2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी माइनस m1v1 डैश माइनस m1v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्वेशंस हमारी बन जाएंगी माइनस m1v1 डैश प्लस m1v1, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अब हम ये डैश वाले को यहाँ ले आते हैं इस साइड पर, तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा m2v2 डैश प्लस m1v1 डैश इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश m2v2 डैश। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये हुआ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये उसका प्रूफ भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।